गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम गोदान उपन्यास का छठा भाग इस वीडियो में देखेंगे। 5 भाग हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोदान उपन्यास का ये छठा भाग है। जेठ की उदास और गर्म संध्या, सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। यानी कि गर्मी का सीजन है। जेठ की उदासी, गर्मी का गर्म संध्या, और उसी समय जो है सिमरी गांव की सड़कों पर और गलियों में पानी का छिड़काव हो रहा है, और छिड़काव से जो है शीतलता और प्रसन्नता को ढूंढा जा रहा है। कह रहे हैं कि मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए हैं। मंडप है और मंडप के चारों तरफ जो है फूलों को सजाया गया है, और पौधों के जो गमले हैं उनको लगाए गए हैं, और बिजली के पंखे चल रहे हैं। बिजली के पंखे चल रहे थे। ये सिमरी गांव का है वाड़ा। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। अब राय साहब का कारखाना है और उसी कारखाने में वो अपना बिजली भी बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियाँ डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। उनके कुछ सिपाही हैं जो पीली वर्दी में हैं, और वो जो है रोब जमा रहे हैं जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर। नौकर उजले कुर्ते पहने हुए, और उनके जो नौकर चाकर हैं वो सफ़ेद उजले कुर्ते पहने हुए हैं, और केसरिया रंग का जो है पाग बांधे हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं केसरिया रंग का। मेहमानों और मुखियों का आदर और सत्कार कर रहे थे। वो जो है, जो उनके नौकर हैं, वो मेहमानों का और जो मुखियों की, जो भी वहाँ कोई पहुँच रहा था उसका आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी। तो उसी समय एक मोटर कार जो है वो द्वार के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से 3 महानुभाव उतरते हैं। उसमें से 3 महानुभाव लोग उतरते हैं। वह जो खद्दर कुर्ता और चप्पल पहने हुए एक व्यक्ति, उसमें खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए है, उनका नाम पंडित ओंकारनाथ था। उनका क्या नाम था? ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, और एक पत्रिका निकलती है, दैनिक पत्रिका, उसका नाम है बिजली। उस पत्रिका के वो संपादक थे, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। देश की चिंता ने क्या कर दिया है? घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, और दूसरे जो महाशय 3 लोग उतरे हैं ना, तो जो दूसरे महाशय हैं वो कोट पैंट पहने हुए हैं। वह हैं तो वकील, पेशे से वकील हैं, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं। अब वकालत उनकी नहीं चल पाई तो एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं, लोगों को फंसाते हैं और बीमा कराते हैं। और तल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। अब बैंक से लोन दिलाते हैं, और वो जितना जो है वकालत करके नहीं कमाते, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा, और तीसरे जो सज्जन हैं इनका नाम क्या है? श्याम बिहारी। और जो तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हुए हैं, उनका पहने हुए हैं मिस्टर बी मेहता। उनका नाम जो है मेहता है।
वो जो है यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। वो यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, दर्शन शास्त्र के वो अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं, राय साहब के सहपाठी हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। तो आज सारे इलाके के आसमी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। सारे लोग आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और रात को जो है धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दे दिए हैं और होरी ने भी कुछ शगुन लेके आया है, तो 5 रुपये के शगुन उसने दे दिए। और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटनों तक का छानी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगाए राजा जनक का माली बन गया है। और वो जो है इस समय राजा जनक का माली का काम रोल निभा रहा है। कौन? तो अपना होरी। होरी जो है, जो यहाँ आया है राय साहब के घर, तो राय साहब के घर जो है वो माली का रोल निभा रहा है। कह रहे हैं और एक गरूर से इतना फूल उठा है और पूरा गरूर के साथ फूल उठा है, मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। खूब खुश है, प्रसन्न है कि मुझे एक रोल मिला हुआ है राय साहब के घर। तो राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। राय साहब जो मेहमान आए थे उनका स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे राय साहब, दोहरे बदन के ऊंचे आदमी, गठा हुआ उनका शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रहा था। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, जो 3 लोग गाड़ी से आए थे उसमें से ओंकार नाथ जो है वो पूछते हैं, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? कह रहे हैं कि इस बार कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु, मेरे रस के मेरे आनंद के लिए तो वही एक वस्तु है नाटक। तो इस वर्ष कौन सा नाटक खेलने का क्या इरादा है? तो राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, पहले तो धनुष का यज्ञ होगा, यानी धनुष यज्ञ होगा। उसके बाद एक प्रहसन है, उसके बाद एक प्रहसन खेला जाएगा। और नाटक कोई अच्छा ना मिला, कोई नाटक अच्छा नहीं मिल पाया है, एक प्रहसन होगा। कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला है जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। राय साहब ने कहा कि एक मैंने प्रहसन लिखा है जो लगभग 2 घंटे में पूरा होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और क्लिष्ट भी नहीं है। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। अब राय साहब सोच रहे हैं पता नहीं, ओंकार नाथ सोच रहे हैं राय साहब पता नहीं क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, तो उनके में संदेह है। उनका ख्याल ये था कि प्रतिभा तो गरीबों ही में चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया, अभी लिखे हैं पता न कैसा नाटक। तो मतलब इस खुशी जाहिर नहीं की, उन्हें लगा कि शायद अच्छा नहीं पढ़ा होगा। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब
को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। तो वो बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों तो फिर नाटक अच्छा हो सकता है। अच्छे से अच्छे नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती हैं, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के जो अध्यापक मिस्टर मेहता थे, इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे और विरोध के भाव से विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी नहीं हुई। इससे बहुत दुखी थे और बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छा हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराना लिए पट्टे लिख दिया करें। बेगारी लेना बंद कर दें या बेगारी देना बंद कर दें। इजाफा लगान को तिलांजलि दे दे। लगान जो इजाफा होता है उस पर जो लगान ली जाती है उसको करें तिलांजलि दे दे, छोड़ दे। चरवार जमीन छोड़ दे। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। राय साहब को इस बात से चोट पहुंची। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गया और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे, वो घर में आग लगाना नहीं चाहते थे, यानी कुछ ऐसी बात नहीं बोलना चाहते थे। तनख्वाह ने राय साहब की वकालत की, यानी राय साहब की ओर से तनख्वाह बोलते हैं कि मैं समझता हूँ राय साहब का अपने आसमियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने आसमियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका क्या कारण? क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है और गुण से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं तो उसका व्यवहार करें और नहीं है तो बकना छोड़ दे। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। मैं नकली जिंदगी नहीं जीना चाहता। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ और बुरा समझते हो तो मत खाओ।
यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना यानी अच्छा भी समझ रहे हो और छिप कर खा रहे हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ, अगर धूर्तता भी कहूँ तो कोई दो राय नहीं है। जो वास्तव में एक है। राय साहब चतुर आदमी थे। राय साहब सभा के चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता के साथ से सहन का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़ कर वे बोलते हैं कि आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफगोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर होता है और जमींदार जो है उसका मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतना दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा कभी पूरा लगन माफ कर देते थे, चाहे पाला पड़ जाए या सूखा। दोनों में लगान जो है या तो आधा माफ करते थे या तो पूरा माफ कर देते थे। अपने बखरा से अपने हिस्से से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे। मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़ कर देना न चाहते थे। लेकिन अधिकार के नाम पर वो फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया कि जब तक किसानों को यह रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। जब तक उनको अधिकार के रूप में ये रियायतें नहीं मिलेगी, तब तक सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दें, स्वेच्छा से अगर हम अपना स्वार्थ छोड़ दें तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग का शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। स्वेच्छा से तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर बल से, नीति से और बल से हमारा स्वार्थ छुड़ाने के लिए हमें मजबूर कर दिया जाए तो शायद हो सकता है। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। कारण कि मैं बिल्कुल यह मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे की मेहनत पर मोटे होने का अधिकार नहीं है कि मेहनत कोई दूसरा करे और आप जो है उसको सारा धन आप ले जाए।
उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। यानी किसी के ऊपर जीवन जीना लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। कर्म करना तो प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज कर रहे हैं, अधिक लोग पीसे जा रहे हैं, खपे कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, पूंजी और शिक्षा जिसे मैं पूंजी का ही एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार रुपये फटकारे। यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी है। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितनी दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमने आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां न दें तो बागी समझे जाएं, शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया है। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा। अब मेहता को ये सारी बातें अच्छी लगी कि इनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये बोलते हैं मेहता साहब, हियर आपकी जबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में हो जाती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। कह रहा है कि सब कुछ सही है, आपकी बुद्धि अच्छी है, आप जो सोचते हैं अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसको अगर व्यवहार में लाते तो और अच्छा होता। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब ओंकारनाथ कह रहे हैं कि केवल इनके करने से नहीं हो सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी है। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी होता है। आप ही को क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं? आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं? तो आप 800 रुपये में क्यों? राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले। राय साहब ने ऊपर से खेद तो मनाया, लेकिन भीतर से संतोष भरे नज़रों से जो है संपादक जी की ओर देखा और बोला, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले। अब जो ये बात बोल रहे थे संपादक जी यानी ओंकारनाथ, तो उनके ऊपर वो राय साहब कह रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए,
जो आप बोल रहे हैं कि अकेले 800 रुपया क्यों हड़प रहे हैं, तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, यहाँ हम समाज की बात, समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता, कहने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और समाज तो व्यक्ति से ही बनता है, और व्यक्ति को भूल कर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं वेतन लेता हूँ। संपादक जी को अचंभा हुआ, यानी ओंकारनाथ को अचंभा हुआ और बोले, अच्छा तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। अब राय साहब किनारे हो गए और कुश्ती का जोड़ जो है अब बदल गया, लड़ने वाले बदल गया। संपादक जी मैदान में उतर गए। अब राय साहब हट गए, उनके जगह पर कौन आ गया? तो संपादक जी अब बोलना शुरू किए, राय साहब चुप हो गए, यानी किनारे खड़े हो गए। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ, और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज़ नहीं है। कब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ है, तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनान और मेरा सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह अस्थायी नहीं बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। बोलते, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दें। जी मैं इतना अहमक नहीं हूँ, अच्छी रकम दिलाइए तो अलबत्ता मैं लिख सकूँ, सोच सकूँ। आपके सिद्धांत ही ऐसा लिया है, आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लुटा सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ, और आप लोग मानते कुछ हैं और करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को और प्रतिभा को बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभा और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरे को भिक्षुक के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप राजा नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारियों का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी राज करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पानी आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए बोले, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। कौन बोला? राय साहब। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं।
सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी भी तरह नहीं देना चाहते। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ ही चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है और बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची, तभी अभी बात चल रही थी, तो दूसरी मोटर आ गई। ये पहली मोटर के 3 लोग थे और मिस्टर खन्ना उतरे। अब दूसरी मोटर में से मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर हैं। अब मिस्टर खन्ना क्या हैं? एक बैंक के मैनेजर है। बड़े बड़े साहब लोग हैं ये लोग, और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। शक्कर मिल के ये डायरेक्टर भी हैं, और उसमें से जो है 2 देवियाँ भी उनके साथ थीं। 2 देवियाँ भी उनके साथ मोटर से आई हुई हैं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा, और वह जो खद्दर की साड़ी पहने, बहुत गंभीर, और खद्दर की साड़ी पहनी हुई हैं, बड़ी गंभीर दिखाई दे रही हैं और विचारशील सी भी महसूस हो रही हैं। मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना है। मिस्टर खन्ना की जो पत्नी है वो कामनी खन्ना है, और दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का एक जूता पहने हुए है और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती है। उनका नाम क्या है? मिस मालती। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ी हुई हैं। तो मिस मालती जो है इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई हैं, और अब जो है वो प्रैक्टिस करती हैं तल्लुकेदारों के महलों में। उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं, और उनको कहा जा रहा है कि वे जो है नवयुग की साक्षात प्रतिमा है, और गात कोमल है, शरीर कोमल है, पर चपलता कूट कूट करके भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम ही नहीं है। उनमें कोई झिझक नहीं है। जो मन कर में आता है बोल देती हैं। मेकअप में प्रवीण है, और मेकअप करने में तो अव्वल नंबर पे हैं। बला की हाजिर जवाबी हैं, और जो जैसा क्वेश्चन करता है उसके हिसाब से वो हाजिर जवाबी हैं। पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार हैं, और मनोविज्ञान की वो अच्छी जानकार हैं। आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली हैं। लुभाने और रिझाने की कला में वो निपुण हैं। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, और जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्वारों पर कठोर निग्रह। इसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया है। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, और उन्होंने जो है मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। अब मिस पाल बोलती हैं कि मिस्टर मेहता को कि आप सूरत से ही, माने देखने से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया है। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरी जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? आखिर फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? यानी उनकी बुक पढ़ती हैं तो मेहता झेप गए। अब मेहता साहब जो है झेप गए, और बिना ब्याहे थे, और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। उनका विवाह तो नहीं हुआ था, और नए युग की जो रमणियाँ यानी स्त्रियाँ थीं उनसे वो हार मान जाते थे, यानी पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे।
पुरुषों की मंडली में तो खूब बोलते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला अगर उनके सामने आ जाती तो उनकी ज़बान बंद हो जाती थी, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। ऐसा होता था कि बुद्धि अब काम नहीं कर रही, उनकी बुद्धि ही पर ताला लग गया। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुध ही नहीं रहती। स्त्रियों से जो है अच्छा व्यवहार किया जाए, इनकी इसकी भी सुध उनमें नहीं रहती। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? तो मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहाँ मिस मालती जाए वहाँ खन्ना का पहुँचना लाजिम था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे और हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है, यानी वो किसी की बुरा मानते ही नहीं है। तो तब वो बोलती है कि तब सुनिए, फिलासफर हमेशा तो कह रही है कि तो सुनिए, मैं बता रही हूँ, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। कह रहे हैं कि आपकी फिलासफर जो लोग होते हैं वो मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे मिलेंगे और आपकी तरफ ताकेंगे, लग रहेगा कि आपको देख रहे हैं मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं, आप उनसे बात करते जाइए, कुछ सुनेंगे नहीं, लेकिन वो कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहा मारा, यानी हंसा, और मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। और मिस्टर मेहता फिलासफर थे तो अपना चुपचाप पड़े रहे, वो नहीं हंसे। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलासफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे, बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ऑक्सफोर्ड में फिलासफी के प्रोफेसर थे। तभी खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे थे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। तो वो बोलते हैं कि मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे ही है। यह रोग सभी फिलासफरों को होता है, ये कुंवारे वाला रोग जो है सभी फिलासफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला, बोले, आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी, और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनसे ऑफिस में चली जाती तो आप ऐसे घबराते, यानी वे वैसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल हृदय के थे। कई हजार के आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही नहीं रहती। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे में की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाहिए तो अपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाइश होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई।
राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते हैं? नहीं तो ये इस हंगामे में क्यों आते हैं? अब वो जो है एक प्रोफेसर की स्टोरी बता रही है कि वो बड़े किताब में लगे रहते थे, खाने पीने की सुध नहीं होती थी, मिलना भी नहीं चाहते थे किसी से, इस टाइप से वो उनकी बता रही है। तो राय साहब बोल रहे हैं कि मगर मेहता साहब ऐसे नहीं हैं, ये बड़े खुशमिजाज हैं, खुशमिजाज आदमी हैं और मिलनसार भी हैं, नहीं तो यहाँ ये क्यों आते हैं? तो आप फिलासफर ना होंगे। तब वो बोल रही है कि तब आप जब ऐसे हैं तो आप फिलासफर ना होंगे, जब आप अपने चिताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी जो हैं श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कर रहे थे। बस यूं समझिए, संपादक जी बोल रहे हैं किससे? श्रीमती खन्ना से, कि बस यूं समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, एक लंबा विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार कर सकता है और न ही औरों का। पब्लिक उससे आशा तो रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर में माल असबाब की कुर्की कराए, यह उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो तो वह सब कुछ उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। आप तो आजकल कुछ लिखती नहीं हैं, आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है उससे मुझे क्यों वंचित रखती हैं? आप कुछ लिखा करिए, लिख करके भेजिए, थोड़ा मैं संपादक करूं, प्रकाशित करूं। तब मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे। बहुत पहले की बात है, पहले वो कविता लिखा करती थी तो संपादक जी उनसे मिला करते थे, कविता लिया करते थे। लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? मिस मालती से भी कहिए कुछ लिखने के लिए। संपादक जी उपेक्षा भाव से बोलते हैं, उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वह क्या लिखेगा? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा। अब जब संपादक जी बोले कि उनके पास समय कहाँ है तो वो जो है थोड़ा ईर्ष्या को मिश्रित करके विनोद से कहा, मजाक में, कि अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगुना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसे कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर घन मेरे जीवन का आदर्श होता, सॉरी घन नहीं, धन, तो अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है, आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को भी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का उद्देश्य रहा है और रहेगा भी। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की
चीज़ बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। इसमें दया और विवेक है, वही मेरी रानी है। तो जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। खुशामद करने से आपको घृणा है, लेकिन फिर भी मेरी खुशामद किए जा रहे हैं। संपादक जी ने गंभीर होकर के श्रद्धापूर्वक स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार है। इसे खुशामद मत समझिए। राज साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वही सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदै नेत्रों से देखा और कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। दुनिया में अगर मुझे सबसे डर ज़्यादा लगता है तो संपादकों से लगता है। और आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझे से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा था, मुझसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद करा सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ। उस बज्म सभा में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। यानी जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँगा, कलम नहीं रुकेगी। उनसे अनीति और शिष्टाचार को जड़ से खोद कर फेंक देने की जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया और बोला, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी मदद मिल सकती है। जनता को तो आपने देख लिया, उनसे अपील की, उसकी खुशामद की, आपने कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमाते किए। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकलने लगेंगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगेंगे तो फिर कहिएगा। तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईसी और नेशनलिटी जो आपके परवान नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली में मिलेंगे, मैं सिद्धांतों के पुजारियों में से हूँ। तो वो बोलती है, मैं इसे दंभ कहती हूँ। फिर ओमकारनाथ बोलता है, आपकी इच्छा जो मन में आए वो कहिए। वो बोलती है, धन की आपको परवाह नहीं है, आपको धन नहीं चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो बोला, सिद्धांतों का खून करके नहीं, मैं सिद्धांतों का खून करके धन थोड़ा कमाना चाहता हूँ। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हैं। विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते।
ओमकारनाथ के पास सचमुच जवाब न था। उन्हें बंगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की और बोला। तो राय साहब बोलते हैं कि तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं और उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चलेगा? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। उन्होंने बोला, पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूँ। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रखता, वह और चाहे जो कुछ भी हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता साहब खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्हें खुद इसी विचार पर प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं संकोच जता रहा है। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। तब मैं भी, अब आपका विचार और मेरा विचार जब मिल गए तो मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी और बोले, आपका एक एक अंग फिलासफी में डूबा हुआ है। खूब चापलूसी कर रहे हैं खन्ना साहब। मालती ने उनकी लगाम खींची और बोली, अच्छा, आपको भी फिलासफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपने फिलासफी को गंगा में डुबो बैठे हैं। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। अगर डुबा नहीं लिए होते तो आप बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर थोड़े न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलासफरों को हमेशा फकेमस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलासफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलासफर कैसा? इसी लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलासफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों से सुनार नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में फले फूले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज़ नहीं है, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन को उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समष्टिवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार कर सकते थे? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता था कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर को खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही ज़रूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन के पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया और बोला, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियाँ हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मुक्त रहो और भोग करो केवल। मालती ने चोटी पकड़ी और बोली, तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ऐसी बात है तो मिस्टर खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे।
कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही थी, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपका क्या विचार है मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ। उन्होंने बोला कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है और न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं, अब आप उसे तोड़ नहीं सकते। तब वो बोलती है कि तो आप तलाक के विरोधी हैं? क्यों, तब तो आप तलाक के विरोधी हो गए। तो वो बोलते हैं कि हाँ पक्का। मेहता जी कहते हैं कि हाँ पक्का, मैं तलाक के विरोधी हूँ। फिर और मुक्त भोग वाला सिद्धांत का तब क्या होगा? मिस मालती बोलती। तो बोलते हैं वह उनके लिए है, वह मुक्त भोग वाला सिद्धांत वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या फिर अविवाहित जीवन को? किसे श्रेष्ठ समझते हैं? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अविवाहित जीवन को। अगर समाज की दृष्टि से देखें तो श्रेष्ठ है विवाहित जीवन, लेकिन अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो फिर अविवाहित जीवन ही श्रेष्ठ है। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रश्न, और यह प्रोग्राम था, मतलब प्रोग्राम यही है। तो अब समय आ गया है धनुष भंग का। सॉरी, क्या, एक मिनट। हाँ, पहले हाँ धनुष यज्ञ का, और उसके बाद जो है धनुष यज्ञ के बाद जो है एक प्रहसन, एक नाटक छोटा सा है, 2 घंटे का उन्होंने टाइम बताया था। तो उस धनुष यज्ञ के बाद जो है वही नाटक खेला जाना है। तो अब समय हो गया धनुष यज्ञ का। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध हो गया था। खन्ना जो है, खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे, और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरों में गए, कपड़े बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियाँ और वर्णों के लिए लोग जो है एक साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए, और कामिनी खन्ना को सिरदर्द हो रहा था, उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, फूकते थे, कबाब और क्या क्या सब बनते थे। पुलाव, मुर्गा, मुर्गियाँ, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धन नष्ट करें, बड़ी ही आचारनिष्ठ आदमी हैं। अजी वह कुछ नहीं, कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उनसे पुकारा, आप भी तशरीफ़ रखते हैं मिर्च खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द आपको सौंपा जाए। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें थी, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, यानी सर के बाल, चांदी पर के बाल जो है सफाचट झड़ गए थे। छकलियाँ, अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहने हुए, ऊपर से हैट लगा लेते थे।
काउंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार समय खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते हैं, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दिन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल लगी बाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर सामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे और मुकदमेबाजी हुई। जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट दें, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 ऐंठ लिया। निराश होकर के वो वहाँ से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा जी मिले और उनसे साक्षात तो हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियाँ, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ न बचा था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को अब थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। वाह! अगर आप इतने सुंदर हैं तो आप उन्हें शराब पिलाकर दिखाइए और इससे जो है आपकी सुंदरता की आजमाइश भी हो जाए कि आपके हुस्न का जादू चलता है उन पे कि नहीं चलता है, इसका भी टेस्ट हो जाए। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्ज़ा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? बोले 100 रुपये की एक थैली। हो 100 रुपये? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 रुपये के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बता दीजिए। उसने कहा कि आप अपनी फीस आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा 1000 कौड़ी कम नहीं, 1000 लूँगी पूरा। बोले अच्छा, मंजूर है। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। लाइए और मेहता जी के हाथ में रखिए, ऐसे नहीं मंजूर है। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक से एक काले तिल पर समरकंद और बोखरा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न पस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सुरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है, देखिए। अब इनके पास तो 100 रुपया है तो बाकी का इंतज़ाम करना है। तो इन्होंने कहा कि चलिए, गेम हो रहा है, सभी लोग पैसा निकाल करके और रखिए। तो सबसे मान लीजिए पैसा की बात करते हैं और लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती हैं उसे देखा जाए।
और इसके बाद ये भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 5 रुपये निकले। मिस्टर खन्ना की जेब से कितने निकले? 5 रुपये। 1000 पूरा करना है। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, लाखों की आमदनी होती है और आपके जेब से निकला 5 रुपये। लाहौल बिला कुवत कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाइए। कहते हैं कि मिस्टर मेहता जी आप थोड़ा जाइए और मिसेज खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लेकर आइए। इनकी पत्नी से 5 रुपया दे रहे हैं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी न होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं, देखिए अपनी भद न करवाइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते और उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। यानी मिस्टर मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे, शराब पीते थे और जब पीकर मस्त हो जाते थे तो उनका फिलासफर वाला दर्शन जो है उड़ जाता था और वो फिर हंसी मजाक वाले मूड में आ जाते थे। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या क्यों खाली हाथ? राय साहब उसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपये के 5 नोट निकाले, अर्थात 500 झटक लाए हैं। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो, फिलासफर ही जी ठहरे। मिर्जा ने नोटों की आंखों से लगाकर कहा, भाइयों मेहता आज से तुम्हारा शादिक हो गया, बताओ क्या जादू मारा उन पर? कौन सा जादू मारा? मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था जो कर पूछा। अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। कह रहा है कि मैं जाकर पूछा अंदर आऊं? बोली कि आप हैं मेहता जी, ठीक है आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं, मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं और अपने अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही आपके पास रुपए हों तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएगा, पीछे से कौन देता है, शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली ही कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्काई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसर का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। कह रहे हैं कि जब हमारे प्रोफेसर का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का तो ईश्वर ही मालिक हैं। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का और बोले, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ न बुलवाए तो आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिए एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्दे जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो रहेगा, कहाँ जाएगा। मालती ने ठोकर मारी,
देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाहूज अच्छी नहीं है। मिर्जा ने दुम हिलाई। कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। और मिस्टर तनख्वाह की जब तलाशी ली गई तो उनके जेब से 10 रुपया निकले। मेहता की जेब से प्रोफेसर मेहता की जेब से 98 निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। अब कहने का मतलब 700 रुपये जुट गए। 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी, और यह कमी जो है राय साहब ने पूरा कर दिया। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे। अब संपादक जी को भाई अब शराब पिलाने वाली बात रह गई थी, पैसा पूरा हो गया। तो देखा गया कि संपादक जी मेवे और फल खा करके कमर सीधी कर रहे थे, लेटे हुए थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। राय साहब ने कहा कि आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग हमारा, राय साहब के साथ ही हाल में विराजे। उधर नौकरों ने मेज साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई और बोले, बैठिए, तकल्लुफ़ न कीजिए। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यो आप अपने को कुछ न समझें, और आपको शोभा भी यही देता है कि आप अपने को कुछ न समझें। लेकिन यहाँ जितनी सज्जन जमा है, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति हुई है, वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हो, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए, जिसके आप सभापति होंगे। ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था। संपादक ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले, यानी बड़े आदमियों के बीच में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कहीं सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रग देते थे। कलम तेज थी, बाड़ी कठोर, साफगोई की जगह उच्छृंखलता
कर बैठते थे। इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत हंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। शब्दों कभी निष्फल नहीं जाता। ऋषियों का वाक्य है, वह स्वयं अपने नज़रों में उठ गए हैं। अर्थात ओंकारनाथ बहुत प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि बाकी जो संपादक हैं, बाकी पत्रिकाओं के जो संपादक हैं, जैसे स्वराज पत्रिका है, स्वाधीन भारत है, हंटर है, इन सभी पत्रिकाओं के संपादक आकर देखें मेरे सम्मान को। कह रहे हैं कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले। अब जो है वो खूब प्रसन्नचित होकर के बोल रहे हैं कि देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझ कर की। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनाना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी और जो उसकी जो मंत्री होंगी वो मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। करें कि जो सभा बनेगी उसके लिए जो यहाँ से चंदा 1000 का मिल चुका है। अभी जो है 4-5 लाख पूरे शहर बाकी है, शहर से लिया जाएगा। 4-5 लाख चंदा मिल जाना बहुत मामूली बात है, मतलब आसानी से मिल सकता है। ओंकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा और धीरे धीरे ये बातें ओंकारनाथ पर नशा से मतलब चढ़ने लगा। उनको अब महसूस होने लगे, वास्तविकता में जाने लगे। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया और बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। फिर मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगे। अगर ऐसा है, अगर मुझे सभा का अध्यक्ष सभापति बना रहे हैं तो सबसे पहले मुझे पाएंगे और आपको थोड़ा ज़्यादा जो है समय देना पड़ेगा इस कार्य के लिए। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, कहा, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे हैं। मिस मालती ने देखा शराब कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या ताल्लुकेदार को
सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है, धन कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीन समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में यह विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की 1 प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए। यानी सरकारी फरमान जारी करा दिया जाए कि हर गांव में जो है ये जो बिजली पत्रिका है, इस पत्रिका की 1 प्रति सरकारी तौर पर मंगाया जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए या कुछ इस पत्रिका के लिए वार्षिक सहायता स्वीकार किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा, तभी ये संभव है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर ऐसा ही होगा और उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्राम उत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता है। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य, यानी सब हुंकारी पार रहे हैं। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय आया है, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है, मिस्टर मेहता ने इस बात को सुधारा और बोला, नहीं महाशय, तपस्या कहिए, इसे उद्योग मत कहिए, इसे तपस्या कहिए कि बिजली ने जितना तपस्या किया है। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए। और ओंकारनाथ बोले कि मैं जो है मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए। बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया। हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब है, न प्रोपेगेंडा, न दौड़ धूप से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई और गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। ओंकारनाथ ने बोला, हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते हार गए हैं और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम को तिलांजलि देनी चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक हैं, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं।
जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में, राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की और बोले, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दे। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। आपको शराब पीना ही पड़ेगा। मेहता जी ने घड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह का बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेत पुरुष, ऐसा रसिक कभी इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का है। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप ललायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसे बिगड़ते हो कि उसे पत्थर से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से वो शराब लाते? और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं, आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने गिलास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया।
क्या समझते हैं मैं नीरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दंभी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद कह कहे निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है। कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। अर्थात शर्त लगी थी उनको उनका नाथ को शराब पिलाने की, बस पिला दिए किसी तरह उनको सभापति बना के झूठ मूठ का। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथाउचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों में इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। कहों से हाल गुज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों फिदवियों ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाज़त हो तो उसे सुनाऊं। चारों तरफ से आवाज़ आई, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भांग तो आए दिन पिया करते थे। ओंकारनाथ भांग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भांग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल है। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ हैं, मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा, वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसका भी ज्ञान अब धीरे धीरे निकल रहा था। दिमाग में काम करना यानी बंद कर रहा था। क्या कह रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है। इसकी सुधि ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र्य न था, जागृत का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ी अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सब को तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। अब एकदम सच में सभापति माने यानी नशा छा गया है पूरी तरीके से। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं हैं, किसी के बाप का नौकर नहीं हैं, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं, हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं हैं, हम सबका गुलाम हैं। हम आपका चरण रज हैं। चरण रज यानी चरण की धूल है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारा सरस्वती, हमारी राधा है। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया।
फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले, कहिए तो आपका जनाजा निकाला जाए। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रंग देगा और ऐसा रंग देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता, ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुँचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम में सदरी, जिस पर पगड़ी और कुला के, कंधों में चमड़े का बेग लटकाए, कंधों पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे, न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार कोई यहाँ से मत जाओ, अमरा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है, हमारे साथ के आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, यह तुम लोगों का काम है? यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो क्या मामला है, साफ साफ कहो मामला क्या है, यहाँ कोई नहीं लूटता। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, आपसे पूछता हूँ कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 25 जवान हैं, हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता है, हमारा आदमी रुपए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, हमारा आदमी रुपए लेकर आता है, 1000 वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? अब बताइएगा कैसा डाका होता है। हमारा 25 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता है तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अगर कोई गया तो कत्ल कर देगा, अभी फायर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शक्ल देखकर भागता है, हमारा अपना कांसल है, हम सबको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया है, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरे के माल को लूटा करता है और यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है, पैसा लूटकर यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलाइए, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा, अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया, या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको हम नहीं छोड़ेगा,
हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस ज़िले में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान हैं। हमारे कबीले में 10,000 सिपाही। हम काबुल के अमीर से लड़ सकते हैं। अंग्रेज़ सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देती है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ़ आता है, आनंद आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थीं। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिला बंगले में जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। जीना मतलब सीढ़ी पर चढ़ना। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चापड़ किया और उनसे बंदूक चलाई। होश तो होते ही यह सब और निशाना भी इस सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उसे सिंग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटककर पैंतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा और बोला, मत बकबक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पांव रगड़ता है और बताता है ऐसे कुचल देता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब की तरफ इशारा कर अभी तुमको कत्ल कर देगा। उनकी भाषा ही थोड़ा दूसरे टाइप की है तो उनकी भाषा में लिखी गई है। अपने तरफ बंदूक की दुनाली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपए लूट लिए, न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनु यज्ञ देखने में मगन थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं। जब तक 10 दफ़े पुकारा जाता बोलते ही नहीं, और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाही को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नूच जाते। कितना गुस्सेवर है। होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब से अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता इसको। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला से टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमाता रहा।
तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते एक उजड़ू पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथों से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो, क्या दिक्कत है? मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थीं और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा पुलिस उसे फांसी की सज़ा दे देगी। वह भी क्या ठीक है, एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा, राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमा दायर हो जाएंगे और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाएगी। तो आश्चर्य नहीं है। कितने मज़े से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामे का आनंद उठा रहे होते, इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना 2-1 खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं मानो अपने प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोग में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं है। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है, आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं इससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फायर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है, पक्का होता है। मियाँ तनखा बेचारा आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हज़ार का वारा नियारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे, यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय यही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही बात है, रुपए मौजूद हैं, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं न समझती थी। और बोली कि आप लोग इतने कायर हैं, मैं नहीं समझती। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। तो वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। मिस मालती बोली, अब उसको रुपया मिला है, वो क्यों दे? तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी? तो करेंगी पैसे के लिए, तब तो आप भी अपने घर के आदमियों का होम कर देंगे। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, हम अब नहीं मानेगा। हम इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकाल कर हम तुमको 1 लम्हा और देता। अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार,
हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघियाकर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इसी मुझी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट लगाई। शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें अस्वस्थ कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर नरपंगुओं के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। उसने बोली कि तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। वो बोलती है, तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। अर्थात उसे भी जो है अब जो है आदमियों का प्रेम से थोड़ा सा शैतानी प्रेम पसंद हुआ। तो उन्होंने सोचा देखते हैं क्या होता है। तो बोली कि तुम्हें मैं रुपया नहीं दूंगा। तो बोला कि मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकते हैं। तो वो बोलता है कि 1000 आदमी हों उनके बीच से हम तुमको ले जा सकते हैं। तो वो बोलती है तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो बोलता है हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकते हैं। खान बोलता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह अभी तो आकर देखें कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसे मालिक को बुलाए। वह अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मुहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचुका सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थरथर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपने तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था। लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हों तो फिर किसका डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपटकर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ गया। लगा पास्तों में गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हा उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो
गया, अरे यह तो मिस्टर मेहता हैं, वाह वाह। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था और मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व। चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने यह बहुरूपांक कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। अर्थात तो वह कोई और नहीं था बल्कि प्रोफेसर मेहता ही थे, पठान का रूप धर के ऐसा कर रहे थे। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कीजिए। और यहाँ हमारा छठा भाग समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 7वें भाग के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।